हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 12 के 12th में फिजिक्स में किरण प्रकाश एवं प्रकाशीय केंद्र का रिलेशन को पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें जो है प्रकाश प्रकाश वाला लेसन स्टार्ट करेंगे। प्रकाश पहले सबसे पहला टॉपिक है लाइट। लाइट क्या है? देखो, लाइट अभी तक आप लोगों ने कक्षा 10 में जो पढ़ रखी है वो पढ़ी क्या? लाइट एक प्रकार का जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों पर क्या करती है? संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके कारण बस में हमें क्या करती है? दिखाई देती है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर लाइट के बारे में कुछ और डिफिनेशन मैं बताता हूँ आज। ठीक है। लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है। विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। ठीक है। प्रकाश जो है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक भाग होता है जो हमें वस्तुओं को देखने के लिए क्या करती है? सहायता देती है। ठीक है। प्रकाश जो है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक भाग होता है। ठीक है। जो हमें किसी वस्तु को देखने में क्या करती है? सहायता करती है। ठीक है। तो वही अंग्रेजी में लिखा है, लाइट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। अब देखो, ये हो जाएगा आपका गामा। इसमें देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है वो देख लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कुछ भाग हैं वो देखो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपको पढ़ाया जा चुका है, मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आप सबसे पहले गामा रेस पढ़ेंगे। ठीक है। क्या पढ़ेंगे? गामा रेस, सबसे पहला पार्ट। ठीक है। गामा रेज होता है। दूसरा होता है आपका एक्स रेज। फिर क्या पढ़ते हैं आप? एक्स रेज होती है दूसरा भाग। ठीक होता है यूवी रेज होता है। क्या होता है? अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज कहते हैं इसको। ठीक है। इसका गामा किरणें कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? एक्स किरणें कहते हैं। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? एक्स किरणें कहते हैं। इसको अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं। ठीक है। और इसको कहते हैं विजुअल रे। इसको क्या कहते हैं? विजुअल। ठीक है। विजुअल का मतलब जो दिखाई पड़े, विजिबल रेज। इसमें आती है विबग्योर। इसमें क्या आती है आपकी? विबग्योर। ठीक है। इसी पार्ट में आती है विबग्योर। ठीक है। अब देखो, इंक्रीजिंग, हाँ, विबग्योर हो गया। ठीक है। अब उसके बाद फिर आपके पास विजुअल रे हो गई। विजुअल रे के बाद आपकी अल्फा क्या है? इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड मतलब औरक, उनका क्या कहते हैं? इंफ्रारेड। ये रेज होती हैं। ठीक है। इंफ्रारेड होती हैं। अब उसके बाद माइक्रोवेव होती हैं। फिर क्या होती हैं आपकी? माइक्रोवेव होती हैं। ठीक है। फिर सबसे लास्ट में होती है रेडियो वेव। ये होती है रेडियो वेव। ठीक है। अब देखो, इनकी सबकी तरंगदैर्घ्य नीचे की ओर क्या करती है? बढ़ती है। ये लैम्डा इंक्रीज कर रही है। ये क्या है? इसमें लैम्डा इंक्रीज कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर लैम्डा इंक्रीज कर रहा है तो फ्रिक्वेंसी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। फ्रिक्वेंसी क्या करेगी? डिक्रीज। मतलब गामा रेज की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा, उल्टा। ठीक है। ये फ्रिक्वेंसी अल्फा और अगर देखो, जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम, ऐसी फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पार्ट है। ठीक है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो हमारे आंखों की संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक है। जिसके कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। ये तो पुराना पार्ट हो गया। अब ये प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक भाग है, वैद्युत चुम्बकीय तरंग का एक भाग है। ठीक है। जिसके कारण हमें वस्तुएं क्या करती हैं? दिखाई देती हैं। ठीक है। अब अगला टॉपिक है ऑप्टिक्स। ठीक है। ऑप्टिक्स क्या है? देखो, ऑप्टिक्स आप दो तरीके के पढ़ेंगे। इसको कहते हैं प्रकाशिकी। इसको क्या कहते हैं? प्रकाशिकी। ठीक। इसको दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स। ठीक है। एक पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। एक पढ़ेंगे क्या? वेव ऑप्टिक्स। दो प्रकार के ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक। इस रे ऑप्टिक्स का दूसरा नाम है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्या है? जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है। और इस ये आपका वेव ऑप्टिक्स है। ये जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसलिए है क्योंकि इसमें ज़्यादातर इसमें भाग जो है ज्योमेट्रिकल होंगे। ठीक है। अब देखो, इसमें रे ऑप्टिक्स में इसकी खासियत क्या है? ठीक है। रे ऑप्टिक्स में आप नोट्स में लिखा, आप पढ़ सकते हैं। हम बता दे रहे हैं। इसमें वस्तु का आकार आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत अधिक होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है। मतलब जो वस्तु का आकार होता है, जैसे समतल दर्पण हुआ। ठीक है। अब आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य समतल दर्पण हो गया। ठीक है। कॉनकेव मिरर हो गया, लेंस हो गया। ठीक है। ये सब पड़ता है इसमें। मतलब ये जितने ऑब्जेक्ट हैं इनका आकार जो होता है, जो इस पर प्रकाशकरण पड़ती है उससे कहीं गुना बड़ा होता है। ठीक है। बातें समझ में आई? इसमें मतलब ऑब्जेक्ट का आकार जो है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है। प्रकाश आता है, पृथ्वी उससे टकराता है, किसी वस्तु से टकराता है, फिर परावर्तित होता है, आंखें दिखाई देती हैं। तो कुल मिला के इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसका आकार जो है आप प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत बड़ा है। ठीक है। इन्हें हम आंखों से देख सकते हैं। इन्हें हम आंखों से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक। लेकिन वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है? इसमें वस्तु का आकार जो है आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में कम या बराबर हो सकता है। ठीक है। कम या बराबर हो सकता है। इसमें आपको वो पढ़ना है, इंटरफेरेंस पढ़ना है। ठीक है। मतलब व्यतिकरण पढ़ना है, विवर्तन पढ़ना है, भ्रूण पढ़ना है। ये सब घटनाएं इसमें पढ़नी है वेव ऑप्टिक्स में। ठीक है। समझ में कि नहीं है? ठीक।
अब देखो इसमें कुछ प्रकाश जो है मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, इसमें वो नहीं पढ़ा है, ठीक है। देखो कुछ नोट लिखे हैं प्रकाश, जैसे ऊपर इसमें नोट्स में प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलता है, ये नोट में लिखा है, ठीक है। तो प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलता है, पहली बात तो प्रकाश हमेशा ऐसे ऐसे सीधी सरल रेखा में चलता है, ठीक है। दूसरा है जो है वो कहता है प्रकाश के मार्ग को किरण कहते हैं, जो प्रकाश जिस मार्ग पर चलती है उसको हम किरण कहते हैं। और कई सारी प्रकाश किरणें अगर मिले तो उनको कहते हैं बंडल ऑफ रेस। क्या कहते हैं इनको? बंडल ऑफ रेस है, प्रकाश बीम कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं, ठीक है। समझ में आएगी नहीं है? प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलता है, प्रकाश के मार्ग को किरण कहते हैं, कई सारी किरणें मिल जाए आपस में तो प्रकाश पुंज कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश पुंज कहलाती है, ठीक। तो ये हो गया आपका, ठीक। अगला टॉपिक पे आ जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपका क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन, ठीक है। परावर्तन की घटना क्या होती है? देखो मान लिया कोई परावर्तक पृष्ठ है, माना कोई क्या है? परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। ये कोई परावर्तक पृष्ठ है। अब देखो कोई प्रकाश किरण यहाँ से चली, ऐसे चली, ठीक। वह यहाँ पर आपतित हुई, जहाँ पर आपतित हुई वहाँ पर मैंने खींच दिया एक क्या? अविलंब, ठीक है, अविलंब। और ये प्रकाश किरण क्या हो? परावर्तित, ठीक है। तो ये कोण आई हो गया, अभिलंब और आपतन कोण के अभिलंब, इसको एन कहते हैं, इसको आप आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हिंदी में आपतित किरण, अंग्रेजी में इंसिडेंट, इसको आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, इसको कहते हैं परावर्तित किरण, इसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, ठीक। ये परावर्तित किरण हो गए। इसका नाम होता है आपका रिफ्रैक्टेड रे, इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्या? रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस मतलब आपतन बिंदु, हिंदी में कहते हैं इसको क्या? आपतन बिंदु। ये पॉइंट, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको क्या कर रखते हैं हम? एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और इसको कहते हैं आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड, क्या कहते हैं इसको? रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। इसको परावर्तन कोण, इसको आपतन कोण, ठीक है। तो आपतन कोण क्या होता है? अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के परावर्तित किरण के बीच परावर्तन कोण कहलाता है, ठीक है। तो आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। तो इस तरीके से जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर और किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में क्या करे? वापस लौट जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परावर्तन, उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन। ये कहते हैं क्या कहलाती है? परावर्तन। बात समझ में आई? ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में क्या करे? वापस लौट जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं, ठीक। अब देखो इसके बाद कई प्रकार, देखो अब इसके बाद क्या कहेंगे हम? नोट लिखा है परावर्तन की घटना प्रकाश की जब अगर परावर्तन की घटना होती है तो प्रकाश की आवृत्ति कोई नहीं बदलती है। मतलब देखो आवृत्ति जो है, ठीक है, वो क्या है? आपका सोर्स ऑफ लाइट है। आवृत्ति जो है वो क्या है? सोर्स ऑफ लाइट, मतलब सॉरी, आवृत्ति जो है वो किसी भी सोर्स ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो परावर्तन की घटना में आवृत्ति नहीं होता, आवृत्ति में परावर्तन में बदलती है, अपवर्तन में बदलती है, ठीक है। और इसमें प्रकाश की चाल भी नहीं बदलती है, इसमें प्रकाश की चाल नहीं बदलती है, ठीक है। प्रकाश की चाल नहीं बदलती, मतलब जिस क्योंकि माध्यम में परिवर्तन नहीं होता तो प्रकाश की चाल नहीं बदलती है, ठीक है। ये सब हो गया आपका, बात समझ जाएंगे, ठीक है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। परावर्तन के नियम, हेडिंग क्या है आपके पास? परावर्तन के नियम। चलो पहला नियम देखो, शुरू करें। परावर्तन के नियम, ठीक। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। रिफ्लेक्शन के नियम से पहला नियम है प्रथम नियम, ठीक। प्रथम नियम कैसे बताएंगे? देखिए यहाँ से अगर मैं प्रथम नियम की बात करूँ, फर्स्ट लॉ, ठीक। फर्स्ट लॉ की बात करूँ तो देखो सबसे पहली बात ये है कि मान लो ये जैसे मान लो परावर्तित कोई पृष्ठ है, ठीक है, कोई एक पृष्ठ है, परपेंडिकुलर होती है वैसे सतह, ठीक है। ये ऐसे ऐसे पृष्ठ है, कोई प्रकाश किरण इस पे आई, जहाँ पे पड़ी वहाँ पे मैंने खींच दिया क्या? अभिलंब, और ऐसे इसके बाद ये क्या हो गई? परावर्तित हो गई। तो देखो अभी भी चित्र बनाया था, ये अभिलंब है, ठीक। देखो ये आई है और ये क्या है? आर, ठीक है। अब देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन, देखो ये आपतित किरण है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये एन है। तो आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है, तो आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं, पहला नियम, ठीक है। समझ में?
चलो देखो, तो इस तरीके से ये पहला नियम हो गया। ठीक है, ये आपका पहला नियम हो गया। फिर से देख लेते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, सेकंड लॉ देखो। ठीक है, सेकंड लॉ में ठीक सबसे पहले क्या बताया गया, सेकंड लॉ में हमेशा जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ये सेकंड लॉ। ठीक है, दो नियम हैं आपके। ठीक है, पहला नियम क्या है, हमेशा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है, हमेशा आपतित किरण और परावर्तित किरण आपस में बराबर होते हैं। सभी प्रकार का पृष्ठ है, चाहे सीधा समतल पृष्ठ हो या ऊपर खावर पृष्ठ हो, हमेशा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर ही होगा। ठीक है, ये हो गया आपका। बातें समझ में आई कि नहीं, ये दो नियम हो गए आपके। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ नोट लिखे हुए हैं, उनको देखो। पहला नोट क्या लिखा है, नोट्स में नोट देखिए, नोट्स में नोट लिखा है आपका, परावर्तन तल परावर्तक तल के लंबवत होना चाहिए। परावर्तन तल ये वाला परावर्तक तल है, और इस वाले तल देखो ये घटना इसमें घट रही है। ठीक, और ये इसके परपेंडिकुलर, ये वाला तल जो है, जो परावर्तक तल है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, परावर्तन तल के लंबवत होना चाहिए। ये सही है। ठीक है, अब गोलीय पृष्ठों पर अभिलंब कैसे खींचेंगे। ठीक है, अगर मान लो कोई गोलीय पृष्ठ मिल जाए तो उस पर अभिलंब हम कैसे खींचते हैं। देखो, मान लो प्लेन पर अभिलंब खींचना हुआ, प्लेन पर अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे पड़ती है, ठीक है, तो बिना विशिष्ट को ऐसे इधर से आई और इधर पे इधर ही क्या करेगी, वापस कर चली जाएगी। मतलब इसमें एंगल आई और एंगल आर दोनों ही जीरो होते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो कोई गोलीय पृष्ठ है ऐसे, अंदर से ऐसे, अब इसका आप बताइए कैसे पृष्ठ बनेगा। तो देखो, पहले कोई प्रकाश किरण इस पर पड़ी, आके यहाँ पर पड़ी, जहाँ पर पड़ी वहाँ पर हम खींचेंगे अभिलंब। और एक चीज याद रखो, किसी भी गोलीय पृष्ठ पर अभिलंब हमेशा उसके सेंटर से ऊपर जाता है। कहाँ जाता है, सेंटर, मतलब चाहे जिस पॉइंट पे खींचे, यहाँ पे खींचे, ये सेंटर से ऊपर जाएगा। ठीक, तो अब देखो ये यहाँ पर पड़ी, जिस कोण पर आई उसी कोण पर क्या करेगी, वापस लौट जाएगी। तो ये हो जाएगा एंगल आ, बात समझ। तो ये देखो, ये मतलब खास बात थी, किसी भी वृत्तीय पथ पर किसी भी वृत्त का जो अभिलंब होता है उसके केंद्र से ऊपर जाता है। बातें समझ में आएगी नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गया आपका मतलब सेकंड इसका। तो देखो, जब परपेंडिकुलर पड़ेगी तो बिना विक्षेप पे परावर्तित रहेगी सीधे सीधे। ठीक है, लेकिन गोली पृष्ठ पर पड़ेगी तो जिस पृष्ठ पर पड़ेगी वहां पर ऐसे हम अभिलंब खींचेंगे, फिर ये परावर्तित हो जाएगी। क्लियर है। ठीक, आगे देखो, बता देते हैं। ठीक, अगला है इमेज फॉर्मेशन, है ना, इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, देखो, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। चलो देखो, इमेज फॉर्मेशन में देखो दो तरीके, एक जब पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, मतलब जब पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हो किसी प्लेन मिरर के सामने। तो देखो, ये आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मान लो ये मिरर है, प्लेन मिरर है ना, ऐसा प्लेन मिरर बना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, प्लेन मिरर है। ठीक, तो चलिए देखिए, प्लेन मिरर हो गया। अब देखो यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है इस जगह पर। ठीक, और ये ऐसा परपेंडिकुलर ऐसे लंब गया है, अक्ष गई जिसको कहते हैं। ठीक, एक प्रकाश किरण चली यहाँ पर, तो यहाँ पे पड़ी, तो यहाँ पे जहाँ पे पड़ी वहाँ पे हम खींच लेंगे अभिलंब। जिस एंगल पर आई उसी एंगल पर क्या की, वापस लौट गए। ठीक है, जिस पर आई उसी पे वापस, मतलब यहाँ पर आई और यहाँ पर क्या आर, तो ऑब्जेक्ट है। ठीक, एक प्रकाश किरण थोड़ा सा इधर चली, तो जहाँ पे पड़ी वहाँ पे खींच लिया मैंने अभिलंब। फिर जिस एंगल पर आई उसी एंगल पर क्या किया मैंने, वापस कर दिया। अब ये दोनों परावर्तित किरणें तो आपस में कहीं मिलने वाली है नहीं, तो इसका मतलब ये पीछे की ओर ऐसे यहाँ पे बढ़ा देंगे और ऐसे यहाँ पे बढ़ा देंगे, यहाँ पे आपकी इमेज बन जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज इधर। ठीक है, भाई आँख यहाँ पे होगी ऐसे, है ना, ऐसे आँखें होंगी। तो यहाँ से देखेंगे ना, ये प्रकाश किरण वापस जाके इसमें आँखों पे पड़ेगी, तो ये आँखों को ये प्रकाश किरण यहाँ से आती है, तो यहाँ पर इमेज बनेगा। ठीक है, तो पहला काम तो ये हो गया आपका। ठीक, अब देखो बात यह है कि देखो, समतल दर्पण द्वारा वस्तु के प्रति पॉइंट ऑफ, समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के भीतर उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण में से रखी होती है। ठीक, अब देखो, अगर एक बात याद रखो, अगर यहाँ से x दूरी पर वस्तु रखा है समतल दर्पण में, समतल दर्पण के केस में, तो पीछे भी हमेशा x दूरी पर ही दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आगे पीछे नहीं बनेगा, जितनी दूरी पर। जैसे समझो, अगर मान लो यहाँ पे दर्पण रखा है, यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा है, यहाँ पे 2 मीटर, तो इसका मतलब इमेज भी पीछे कितनी मीटर पे, 2 मीटर पर बनेगी। ये समतल दर्पण प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसको प्रूफ देख लो, मैंने ऐसे नहीं कहा इसको, अब प्रूफ देखिए इसका कैसे मैं कह रहा हूँ कि ये क्यों ऐसा क्यों होगा। ठीक है, चलिए देखिए, देखिए स्टार्ट करें।
लिखा है आपका इसको प्रूव करना है कि जो मैंने कहा है कि प्रूव करना है कि ये दूरी बराबर होती है, मतलब ओ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, बराबर। ठीक, तो देखो जरा एक प्लेन में खींच लो ऐसे, ये प्लेन मिरर हो गया। ठीक, अब देखो ये एक्सिस होगी मान लो। ठीक, अब देखो अगर मैं इस पर इधर से एक लंब वो डाल दूँ प्रकाश का, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अभिलंब खींचा जाएगा, और अभिलंब खींचा जाएगा तो ये प्रकाश इधर को क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। ठीक, मान ले ये भी कोण थीटा, भाई आपतन कोण बराबर होते हैं ना परावर्तन को, तो दोनों कोण कितना हो गया, थीटा। मतलब ये प्रकाश कण जा इधर रही थी सीधे, ये इधर को जाके ऐसे इमेज बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ओ हो गया, यहाँ पर आई हो गया। ठीक, अब देखो ये भी मैं एल मान लेता हूँ, ये भी क्या मान लेता हूँ, एल। ठीक, अब अगर ये ओ ये वाला थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, एक अंतर कोण होगा। तो देखो क्या ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, सब अल्टरनेट एंगल है। ठीक, सारे थीटा की जगह हो गए। ठीक है, अब देखो कहा जा रहा है, अब देखो चूंकि एंगल अगर किसी का नाम दे दूँ हम, ठीक है, देखो एंगल पी क्यू और आर। ठीक है, देखो इसमें अगर देखूँ तो ये वाला एंगल, दो त्रिभुज ले लो, एक त्रिभुज ये ले लो ए ओ बी ले लो, है ना, इधर लिखो एल, है ना। तो अगर ए ओ बी एल और इस वाले त्रिभुज में देखो तो ये दोनों एंगल बराबर हैं। अगर इसको थीटा वन कर लो, इसको थीटा टू कर लो। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी, ठीक है, और यहाँ पर एंगल ए सी बी, ये दोनों बराबर हैं। ठीक, अब देखो इसका एक साइड इक्वल है, एक साइड इक्वल है ना, दोनों का उभयनिष्ठ है ना कॉमन है, और इसका ये देखो एंगल है। तो आपको मालूम है अगर एक कोण और दो भुजाएं बराबर हो गई तो इसका मतलब ये त्रिभुज कैसा है आपका, सर्वांग सम है। ठीक है, त्रिभुज कैसा है आपका, सर्वांग सम, मतलब दोनों त्रिभुज इक्वल है। तो दोनों त्रिभुज इक्वल है तो इसका मतलब इनकी दोनों भुजाएं ओ बी बराबर किसके, पी एल के। बातें समझ में एक नहीं है, मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ पूरा कंप्लीट तो कैसे लिख सकता हूँ, देखिए तो पूरा कंप्लीट लिखना चाहता हूँ, ये ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए एल बी इज इक्वल टू कितना, ए एल बी और ए ओ बी, ये दोनों है आपका कितना, थीटा, दोनों इक्वल है। ठीक है, अब देखो ए बी बराबर ए बी है, साइड दोनों की इक्वल है, ए बी बराबर ए बी का मतलब साइड इक्वल है ना, साइड बराबर। अब जब ए बी तो इसका देखो दोनों में कोण 90-90 का है, बी कोण बी बराबर कोण बी, दोनों का 90। इसका मतलब त्रिभुज कैसा है, सर्वांग सम। और जब त्रिभुज सर्वांग सम है इसका मतलब ओ बी बराबर किसके है, बी एल के, ओ बी बराबर किसके हैं, ये हो गया, वो भी बराबर किसके, ये है आपको प्रूव करना था। ठीक है, अब देखो अगर मान लो इसमें कुछ और कंडीशन दी गई है, कैसे कैसे ऑब्जेक्ट बनते हैं वो देख लो। ठीक है, चलिए देखो, हाँ अब इसको हटा दो। देखो अगर मान लो सेकंड केस, सेकंड केस देखो, मान लो दर्पण थोड़ा तिरछा रखा हुआ है ऐसे, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ना, ये खींच लो ऐसे परपेंडिकुलर। अब देखो आप पहले इमेज बना लो, इमेज कहाँ बनेगी, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर पीछे इमेज। ठीक है, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट ठीक पीछे परपेंडिकुलर उतनी ही दूरी पर इमेज बन गया आपका। ठीक है, बस अब करना क्या है, अब यहाँ से एक प्रकाश किरण इस पर डालिए, इधर को घुमा दीजिए, जितने पर आई उतने पर वापस गई, एक इधर डालिए, इधर को घुमा दीजिए, जितने पर आई उतने पर वापस गई। और दोनों कहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी, यहाँ से। कितना आसान है, ठीक है, हो जाएगा ना, समझ में है कि नहीं है। चलिए आगे देखिए। अब अगर मान लो यही पॉइंट तीसरा केस, एक केस और है, एक केस ये है कि मान लो दर्पण यहाँ है ना, दर्पण और थोड़ा यहाँ पे, लेकिन ऑब्जेक्ट थोड़ा नीचे है यहाँ पे, दर्पण के सामने है ही नहीं, तो क्या होगा, तो देखो हम दर्पण को मान लेते हैं इमेजनरी यहाँ तक बढ़ाएंगे। ठीक, तो जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी ही दूरी पर इमेज, क्लियर है, उतनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी ही दूरी पर इमेज। देखो एक प्रकाश कण चली, ठीक, यहाँ से टकराई, यहाँ से टकराई, तो ये हो गया अविलंब इसका। ठीक है, ये हो गया इसका क्या, अविलंब। अब देखो यहाँ पे जब पड़ी तो ये इधर को निकल गई है। अब देखो यहाँ से एक प्रकाश कण और चली, इधर को आई, इस पे पड़ी, और यहाँ पे भी अविलंब खींचा और ऐसे निकल गई, निकल गई ना। दोनों प्रकाश किरणें कहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी, ऐसी आती हुई क्या होंगी, प्रतीत होंगी। ये बन गया आपसे नियम। पहले आप कुछ नहीं करिए, जितनी अगर शीशा मानो शीशा नहीं बड़ा है इतना, ये हम इमेजिनरी शीशा मान लेते हैं, तो जितनी दूरी पर ये ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पर आप यहाँ से अलग है। ठीक है, समझ में आएगी नहीं है। ठीक,
तो ये हो गया आपका तीसरा नंबर में पार्ट है। ठीक, अब देखो सवाल में कहा जा रहा है, एक क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया आपको, उसमें आपके नोट्स में है, देखिए। सवाल में कहा था प्रतिबिंब के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो बेटा हम थोड़ा सा ज्ञात कर लेते हैं प्रतिबिंब के निर्देशांक। ठीक, देखो मान लिया दिया क्या क्या गया है आपको, मान लो एक शीशा है 45 डिग्री पे रखा है, कितने पे रखा है 45, ये एंगल आपको 45, ठीक है, ये शीशा प्लेन में ऐसे तो प्लेन में रखा। अब देखो अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे रखिए ओ, इसकी डिस्टेंस कितनी है 2a, डिस्टेंस कितनी है 2a। ठीक, तो ज़रा देखो, अब आप अगर इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी ही दूरी पर पीछे इमेज, यहाँ पे इमेज आगे बन जाएगी, ये इमेज बनेगी यहाँ पे पक्का है। ठीक है, और इमेज की कोऑर्डिनेट ही फाइंड कर ले। देखो अगर ये कोण आपका 45 है, एकांतर होने के कारण ये भी 45 होगा, ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये 90 हो गया, और ये अगर 90 तो ये कितना हो गया 45, 90 कितना 45। ठीक, तो ये देखो ऐसे इस तरीके से अब जितनी दूरी पर, अब ये वाली डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। ये डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो, देखो ये 2a है ही है ना, देखो cos 45 डिग्री ले लो, कितना ले लो cos 45, तो यहाँ पे ले लो cos 45, तो cos 45 बराबर अगर मैं इस डिस्टेंस को x मान लूँ, क्या मान लूँ x मान लूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका x/2, क्या हो जाएगा cos 45 बराबर x/2, ठीक है, x बाई कितना 2, ये इतनी डिस्टेंस x मान लो, तो देखो ये cos 45 है, तो cos 45 ये है, तो आधार और कर्ण, कर्ण आधार कितना हो जाएगा आपका, देखो cos 45 तो ये हो जाएगा आपका x, ये ज्ञात करना है, बटे कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा रूट, ये आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2, एक cos 45 का मान 1/√2 इंटू एक्स, तो मतलब ये हो जाएगा x/2, तो x और हो जाएगा 2√2, ये हो जाएगा, ठीक है, x और कितना 2√2, मतलब ये भाग √2 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी आपका कितना है √2 है। ठीक, अगर ये √2 है, ये √2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपके कोऑर्डिनेट हैं ये कितने हो जाएंगे, यहाँ पर BC का मान हो जाएगा 2। ठीक, ये आपका आ जाएगा कितना, ये टोटल 2√2 हो गया, तो ये ज्ञात कर लो। ठीक है, 2√2 यहाँ पर a, यहाँ पे ज्ञात कर लीजिए, तो ये भी आ जाएगा आपका कितना 200, आ जाएगा 200, बात है खत्म। ठीक, अब देखो मिरर का एक काम और सेकंड एग्जांपल है, देखो ये लिखा है एक घड़ी बनी है, एक घड़ी यहाँ बनी, मान लो इसमें 9 बज रहे, कितने बज रहे हैं 9, नहीं 3 बजे, कितना बज रहा है 3, तो अब पूछा कि इसकी मिरर इमेज में कितने बनेंगे, इसकी मिरर इमेज में कितने बनेंगे, सीधे 9 बनेंगे। ठीक है, सीधे क्या बनेगा 9 बचेगा भाई, ये वाला घूम के इधर, इसकी नोट घूम के इधर, ठीक है, और ये वाला ऐसे ही रहेगा पलट के वैसे ही 9 बजेगा सीधे सीधे। ठीक है, इसको निकालने का तरीका भी मैंने बता रखा। ठीक है, तो 12 AM को देखो, 12 AM को मैंने 11 पॉइंट कितना लिखा 59 इंटू कितना 62 5 इंटू कितना 14। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 9 घंटा क्या आएगा, मान लो 11:59 है। ठीक है, एक घड़ी में 2:35 14 है, तो मिरर इमेज क्या में कितना बचेगा, तो मिरर इमेज अगर देखो मिरर इमेज में आपको कितना मिलेगा, आपको तो 11 में से 2 गए जी 35, 9:24। ठीक है, और 46 मिनट ये हो गया आपका। ठीक, तो इस तरीके से आपने यहाँ तक जो है ये फाइंड कर लिया। क्लियर है, ठीक है, सबको यहाँ तक क्लियर हुआ ना। ठीक है, अब इमेज फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, अगला टॉपिक क्या है, इमेज फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ बड़े वस्तुओं का प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, चलिए अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लेते हैं, उनसे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट। ठीक, तो बड़े ऑब्जेक्ट को मतलब यहाँ पे मिरर रखिए, यहाँ पर क्या रखिए मिरर। अब देखो कुछ बड़े ऑब्जेक्ट हैं, मतलब ये ऐसे बना हुआ, मान लो ये अभी तक पॉइंट ऑब्जेक्ट की भी बात करते, ये ऑब्जेक्ट और कितना बी। ठीक, जब ये ऑब्जेक्ट की बात करूँ, देखो एक प्रकाश किरण जो यहाँ से इसके सिरे से गई परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पर जितनी दूरी पर ये उतनी दूरी पर इसका सर इधर वाला इमेज वाला अंदर की। ठीक है, इसको कह लो बी डैश, इसको कह लो बी डैश, समझ में आया ना। ठीक है, अब देखो जितनी इमेज पर ये
उतनी ही दूरी पर ये है। समझ में आया? ये हो गया आपका। अब एक प्रकाश कण इस पर चली, यहाँ से यहाँ परावर्तित होगी, ठीक, इसको यहाँ से आती हुई मेरी दिखाई देगी, ठीक है, और एक तो ऐसे गई जो जाके आगे टकरा गई ऐसे, ठीक। अब इसमें देखो, यहाँ से एक प्रकाश कण क्या करेंगे हम, थोड़ा ऊपर चलाएंगे, ऐसे चला, ठीक, चला तो इधर निकल गया। इसका मतलब ये प्रकाश किरण कहाँ से आती है, थोड़ी यहाँ से, और यहाँ से इस पर लंबा बन, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज बन, देखो उतनी ही दूरी पर ऐसे, ठीक है। समझ में है कि नहीं है? ये हो गया आपका। अब इसके देखो, यदि किसी वस्तु की ऊंचाई h है तो आपके लिए प्रतिबिंब की देखने पर उसकी कितनी ऊंचाई दर्पण की आवश्यकता होगी। तो ऐसा करिए सभी लोग, यहाँ तक आप एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का लगा लीजिए, ठीक है। अब आगे के टॉपिक को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे के टॉपिक को अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए।